Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper Daily Analysis and Current Affairs. So friends, let's get started. तो पहला आर्टिकल जो हमारा है वो है चाइना, रसिया और पाकिस्तान अटेंड करने वाले हैं SCO एंटी टेरर मीटिंग। कहाँ पे? दिल्ली में, जो कि दिल्ली में हेल्ड होने वाला है। तो ये मीटिंग 16 से 19 मई तक आयोजित की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं SCO एंटी टेरर मीटिंग के बारे में, ये है क्या। तो SCO का पूरा नाम क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। जैसे कि यहाँ हम लोग मैप में देख रहे हैं, कई सारे देशों का नाम दिया हुआ है जो कि एशिया और यूरोप दोनों से हैं। तो कुछ देशों का नाम पता चल रहा है, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, और कुछ देशों का नाम नहीं पता चल रहा है, पाकिस्तान हो गया, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे इन देशों के नाम। तो अब देखते हैं ये जो SCO है ये है क्या। ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन, यूरोप और एशिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री एक संगठन है। तो ये शुरू किया गया था 5 लीडर्स के द्वारा, जो संघाई 5 लीडर्स है, और कब? 1996 में शुरू किया गया था। और वो 5 लीडर्स कौन से हैं? चाइना है, रसिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान है। तो ये 5 लीडर्स थे, इसे मिलकर के शुरू किए थे और इसे क्रिसेंट किया गया था SCO के रूप में इन 2001 में इसे SCO के रूप में नाम दिया गया था, तो मान लिया गया था। तो इसके कारण इसको मतलब ये माना जाता है कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना, बीजिंग में है, और इसके सेक्रेटरी जनरल झांगमिंग है, और इसे फाउंड किया गया था 15 जून 2001 को। और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज़ रसियन है, और एब्रीविएशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं SCO। और इसके फाउंडर्स जो हैं रसिया है, चाइना है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है। यानी जब 1996 में किया गया था तो 5 इस कंट्री थे, और जब 2001 में तो 6 हो गए थे, 6 हो गए। और इसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इस SCO के जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ऐसे जितने भी देश हैं इसके मेंबर, उनको क्या करना, उनके रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। और क्या करना, प्रमोट करना है कोऑपरेशन, यानी सहयोग को, आपसी सहयोग को। किस किस क्षेत्र में? जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं और ट्रेड से हैं, साइंटिफिक, टेक्निकल, कल्चरल से हैं, एजुकेशनल स्फीयर्स से हैं, और इसके साथ साथ एनर्जी से हैं, ट्रांसपोर्टेशन से हैं, टूरिज़्म से हैं, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से हैं, सेफ गार्ड रीजनल पीस से हैं। तो इन सारे चीज़ों के, इन सारे क्षेत्र से जितने भी कोऑपरेशन है उसे क्या करना है, प्रमोट करना है। इसका यही मेन ऑब्जेक्टिव है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल क्या कह रहा है। तो ये मीटिंग जब से इंडिया और चाइना के बीच 2020 में गतिरोध हुआ था LAC पर, यानी स्टैंड ऑफ हुआ था, तब से पहली बार होने जा रहा। और क्या हुआ था, मतलब इस साल जो रसिया ने यूक्रेन में क्या किया, इन्वाइट किया, तब से लेकर के ये पहली बार होने जा रहा है ये मीटिंग। और कहाँ पे? दिल्ली में होने जा रहा है। तो और होगा कहाँ पे ये? SCO रेट्स के सामने होगा। SCO रेट्स यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। तो उसी मतलब आपसी शांति को और क्या बनाने के लिए, मतलब रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो मीटिंग होगी वो एंटी टेरर पर होगी, यानी जो दुनिया में टेररिस्ट के मैटर हैं उस पर होगा ये मीटिंग। और ये कब से कब तक होगा? 16 मई से 19 मई तक होगा। और इसके बाद जो है चाइना इसमें विज़िट नहीं कर पाएगा, शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से। लेकिन वो अपने यहाँ से, अपने स्थान से क्या कर लेगा, यहाँ पे इसे अटेंड कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान इसे अटेंड करेगा। और पिछले साल जो है इंडिया भी क्या किया था, पाकिस्तान में ट्रेवल किया था SCO रेड्स एक्सरसाइज के लिए, अटेंड करने के लिए। और इसके बाद जो है जो पाकिस्तान का अराइवल है, आगमन है, उसे बहुत ही पर्टिकुलर रूप से मार्क किया जा रहा, चिन्हित किया जा रहा, क्योंकि ये पहली आगमन है, पहली अराइवल है जब से पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ शपथ लिए हैं। और ये जो है
इंडिया को उम्मीद है कि जो 2023 में एससीओ समिट होने वाला है उसका क्या करेगा, मेज़बानी करेगा। और जिसके लीडर क्या होंगे, 8 देश होंगे। वो कौन कौन से, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अरे वो सॉरी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान होंगे, जो कि इंडिया को क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। और ये जो टेररिस्ट एक्सरसाइज होने वाला उसका जो टाइटल है क्या है, मानेसर एंटी टेरर 2022, एंटी टेरर 2022 है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। और एक यहाँ पे जो ये पिक दिख रहा है मुझे, यहाँ ये इंडिया के नुमाया हैं, राजदूत हैं जो कि चाइना के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, प्रदीप कुमार रावत ये क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं योगा सेशन को। किस लिए, एससीओ डिप्लोमेट्स के लिए। एससीओ डिप्लोमेट्स के लिए वो योगा सेशन को एड्रेस कर रहे हैं प्रदीप रावत। तो इस आर्टिकल में यही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है ये जीएस पेपर फर्स्ट जियोग्राफी से रिलेटेड है। तो ये जूट और जूट मिल के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में, जैसे कि अकॉर्डिंग टू इंडियन जूट मिल एसोसिएशन, ऑल इंडिया में अराउंड 93 जूट मिल हैं। और उनमें से 70 जूट मिल क्या है, अकेले वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। और उन पश्चिम बंगाल में जो 3 स्टेट हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से 54 अकेले हैं। यानी इस 70 जूट मिल में से 54 जो हैं इन 3 डिस्ट्रिक्ट में। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 54 जूट मिल में से जो नॉर्थ 24 परगनास दिख रहे हैं, यहाँ पे अकेले 25 है। और इसके बाद ये जो दिख रहा है हुगली में 14 जूट मिल हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट और है जिसका नाम है होवरो है, जहाँ पे कितने जूट मिल हैं, 15 हैं। तो ये टोटल इतने जूट मिल हैं कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। लेकिन मैटर क्या है, मैटर ये है कि अब ये जूट मिल क्या हो रही हैं, धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। अभी नवंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के 12 जूट मिलें बंद हो चुकी हैं। और जिसने क्या कर दिया है, 60,000 वर्कर्स को जॉबलेस बना दिया है। यानी 60,000 लोग क्या हो गए हैं, आउट ऑफ वर्क हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संकट होती है। और वेस्ट बंगाल क्या है, ओल्डेस्ट जूट मिल का एक केंद्र है। मतलब यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो हेस्टिंग्स नाम का जूट मिल है वो सबसे ओल्डेस्ट है, जो कि 1875 में क्या किया गया था, बनाया गया था। जो कि हमारे देश के प्रथम जनरल गवर्नर थे, वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम पे से बनाया गया था 1875 में। तो वो भी क्या है, वेस्ट बंगाल में है, जो कि चल रहा था। तो मैटर ये है कि 12 जूट मिल क्या कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं 2021 नवंबर से लेकर के अप्रैल 2022 के बीच में। और इसके बाद ये क्यों किया गया है, ये इसलिए किया गया क्योंकि जिन जगहों पे जितने एकड़ खेतों में क्या की जा रही थी, जूट की खेती की जा रही थी, अब वहाँ पे किए क्या जा रहे हैं, वहाँ पे खेती की जा रही है। किन किन चीज़ों की खेती की जा रही है, तो पैडी यानी धान, मैज़े, ग्राउंडनट, सीसम, इन सारी चीज़ों की खेती की जा रही है, कल्टीवेशन की जा रही है, जिनके कारण से इनकी अब क्या होने लगी है, कमी होने लगी। यानी जूट की कमी होने लगी, जूट की पैदावार नहीं हो रही, जिसके कारण से कंपनी में जो है, मिलों में जूट नहीं पहुंच रहे हैं और उन्हें बंद करना पड़ रहा है। तो ये इसका मैटर है। तो अब थोड़ा सा हम सब लोग समझ लेते हैं जूट कैसे, मतलब जूट की कल्टीवेशन कैसे की जाती है। और तो सबसे पहले जूट होता क्या है, जूट एक सॉफ्ट, शाइनी और रिलेटिवली लॉन्ग फाइबर होता है। क्या होता है, जो मुलायम और चमकीला होता है, लॉन्ग होता है, लंबा फाइबर होता है। और ये इससे बनते क्या हैं, स्ट्रॉन्ग कोर्स थ्रेड से बनते हैं, धागे बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और कोर्स होते हैं। और ये जो है कारकोरस नामक प्लांट, इसका क्या है, प्राइमरी सोर्स है, जूट का प्राइमरी सोर्स होता है। और इसके हम टेम्परेचर की बात करें तो ये 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में कल्टीवेट किए जाते हैं। और रेनफॉल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत होती है इन्हें। इनका जो सोल टाइप होता है वो मतलब बढ़िया, सूखा और एलुवियल जलोढ़ सोल होता है, एलुवियल सोल होता है, वेल ड्रेन्ड एलुवियल सोल। और इसके बाद जो टॉप जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। तो ये 5 जो है टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और ये जो है
मेनली रूप से कहाँ पे पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा के, पश्चिमी ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे मेनली पाया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो कौन है, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, थाईलैंड है। और इसके बाद इंडिया जो है तो रॉ जूट प्रोड्यूसर है, और ऊपर से जूट की वस्तुओं को भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है दुनिया के प्रोडक्शन में 50 to 40 यानी 40 to 50% तक ये क्या करता है, ग्लोबल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। और इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है, लॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है, जिसके कई सारे टेक्सटाइल में मतलब कपड़े बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं, कई सारे कपड़े भी बनाए जाते हैं इसके। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, बैग बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, कच्चे धागे बनाने में, कारपेट बनाने में, आर्टफैक्ट्स बनाने में। और ये जो है यहाँ जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये इसकी खेती इस तरह से ये होता है, ऐसे लंबे लंबे पौधे इसके होते हैं, और यहाँ पे इसे कट करके इस तरह से रखा जाता है। फिर ये सूखने के बाद कम से कम 15 दिन तक एक गड्ढे में रखा जाएगा, पानी वाले गड्ढे में, जिसमें वो क्या होता है, थोड़ी सड़न आएगी, तो सड़न के बाद वो क्या होता है, उसमें का जो फाइबर होता है वो अलग हो जाता है। अलग होने के बाद उसे निकाल करके लोग करते क्या हैं, उसे निकाल करके फिर इस तरह से जो भी उन्हें करना रहता है वो करते, या तो रस्सी बनाएंगे, बोरी बनाएंगे, और या फिर इस तरह से क्राफ्ट्स बनाएंगे। और दुनिया मतलब इंडिया क्या करता है, इंडिया इसके जो बोरी बनते हैं, सूती की बोरी आप लोग देखते होंगे, तो इंडिया अकेले करीब से करीब 1700 करोड़ के क्या करता है, बोरे की ख़रीदारी करता है। तो किस लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जो प्रोडक्शन के लिए जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो वो सूती के बोरे में ही किए जाते हैं, जिसके लिए ये चीज़ें होती हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है यरकॉड समर फेस्टिवल, जो कि जीएस पेपर फर्स्ट कल्चर से रिलेटेड है। तो ये फेस्टिवल जो है 26 मई से 1 जून तक मनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यरकॉड के बारे में। यरकॉड है क्या? यरकॉड एक हिल स्टेशन का नाम है, जो कि तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये अपने मतलब प्लीजेंट वेदर के लिए पूरे वर्ष के लिए जाना जाता है, मतलब पूरे वर्ष तक इसका वेदर जो होता है बहुत ही प्लीजेंट होता है। और किस लिए जाना जाता है, ये यहाँ पे फ्रूट्स ऑर्चर्ड पाए जाते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन होते हैं, और ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है साउथ इंडिया का। यानी साउथ इंडिया के में जितने भी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनमें से ये एक है। और इसके नज़दीक में क्या है, बेंगलोर है, जिसे और भी क्या बना देता है, पॉपुलर डेस्टिनेशन बना देता है। और जो है, अब इस फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। समर फेस्टिवल जो है ये यूजुअली मनाया जाता है मई की लास्ट वीक में, और ये मनाया गया था लास्ट टाइम में 2019 में, जो कि 44th समर फेस्टिवल था, 44वां समर फेस्टिवल था। उसके बाद 2 साल का ब्रेक हुआ, फिर ये मनाया जा रहा है 2022 में, जो कि कौन सा है, 45th है। और ये मनाया क्यों जाता है, ये विज़िटर्स के वेलकम के लिए मनाया जाता है। हिल स्टेशन पे जो विज़िटर्स आते हैं उनकी वेलकम में मनाया जाता है। और और ग्रैंड मैनर के साथ मनाया जाता है इस समर फेस्टिवल को। और इसके बाद जो है ये क्या होता है, मेन अट्रैक्शन होता है, जो कि फूलों से किया जाता है। इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, फूलों से की जाती हैं। और 100 फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, और इनमें कई सारी कलियाँ होती हैं, कलियों के साथ होता है। और फिर इसके बाद जो है इसमें इस फेस्टिवल के पास क्या होगा, 3D आर्ट इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन होगा, जो ये क्या करेगा, डिपिक्ट करेगा वेरियस स्टेजेस ऑफ द लाइफ, बटरफ्लाई के वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के मतलब कई सारे जो स्टेज हैं उसको डिपिक्ट करेगा, जिससे क्या बनती है, एक सिल्क साड़ी बनाई जाती है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं जो 45th यरकॉड समर फेस्टिवल है, इसमें क्या क्या किए जाएंगे। और इसमें देखते हैं जैसे इस तरह से क्या किया जाएगा, फूलों से सजावट की जाएंगी, और एग्जीबिशंस भी होते हैं इसमें कई सारे, और कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, कंपटीशन भी होते हैं इसमें। और इसके साथ ही साथ तो ये अन्ना पार्क में 5 लाख फूलों से क्या किया जाएगा, 5 लाख फूलों से सजाया जाएगा, ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा अन्ना पार्क को। और इसके बाद इसमें क्या किए जाएंगे,
कई सारे एग्जीबिशन होंगे, यानी फ्रूट्स एग्जीबिशन होंगे और कल्चरल प्रोग्राम्स होगा जो कि प्रत्येक दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। और डॉग शो होगा, अदर कंपटीशन होंगे जिनमें जीतने जो लोग हेल्ड किया जाएगा और जीतने पे लोगों को क्या किया जाएगा, प्राइज़ दिया जाएगा। तो इस आर्टिकल में यही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।